चलिए, जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं जिनका हिंदी कंप्लीट नहीं हुआ है और चाहते हैं कि फटाक से अर्थात शॉर्ट में कम समय में चैप्टर को कंप्लीट करें, तो आ जाइए मेरे साथ। हाँ, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है मुझे। हाँ, आज प्रथम अध्याय होगा। चलिए, तो आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस का जो दिगंत, आपकी किताब 12th का नाम है दिगंत भाग 2। हाँ, वही पढ़ना है। तो विषय हिंदी है, वर्ग 12th है आपका, चैप्टर 1, और चैप्टर का नाम है बातचीत। ओके, बातचीत। यूँ तो इस चैप्टर में घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। मैं इसलिए जो है इसका निचोड़ लेकर आया हूँ, सारांश जो इम्पोर्टेंट है, जो बात उसमें लिखी गई है, कही गई है, उसे मैं आपको समझाऊंगा आसानी से, और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी समझा दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी में करवा दूंगा। बस 10-15 मिनट बने रहिए मेरे साथ। चलिए, तो प्रथम अध्याय बातचीत याद रखना है। हाँ, पेपर पेन लेकर बैठिएगा तो बेटर होगा। हाँ, बेहतर होगा। चलिए, बातचीत। चलिए, कोई भी हम पढ़ते हैं चैप्टर, कहानी, कुछ भी, तो उसके लेखक कौन है, लेखक का जन्म, कहाँ से संकलित है, माता का नाम, ये सब। तो देखिए, ये सब जीवनी रहा। बातचीत जो है, इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ, याद कर लीजिएगा। 23 जून 1844 को। इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी। विशेष रूप से याद करिएगा, ये हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईस्वी याद करना है कि 1844 में जन्म और 1914 में मृत्यु हुई, निधन हुआ। इनका निवास स्थान इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद, चूँकि लेकिन इलाहाबाद का नाम बदल गया है प्रयागराज। तो ऑप्शन में इलाहाबाद देता है, लेकिन कभी कभी प्रयागराज भी देता है। तो निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। लेखक जो हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट, उनकी माता हैं पार्वती देवी। उनकी माता पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। और याद रखिएगा, बातचीत जो है ललित निबंध है। बातचीत कौन सी विधा है? ललित निबंध। शायद लिखा होगा या नहीं भी, तो आप लिख लीजिएगा। बातचीत जो है कहानी नहीं है, ललित निबंध है। चलिए, अब रचना, इनकी प्रमुख रचना लिख लीजिए। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, शिशुपाल वध, सीता वनवास, मेघनाद वध, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, और एक पत्रिका लिखा है उन्होंने, हिंदी प्रदीप। तो ये सभी लिखकर याद कर लीजिए। अब कहानी, मतलब निबंध पर चलेंगे। अब उसका निचोड़, हाँ, सारांश। देखिए, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए। इन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे, मतलब 1000 निबंध इन्होंने लिखा। हम आप 1-2 नहीं लिख पाते, उन्होंने 1000 के आसपास। तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितना निबंध लिखे थे, तो 1000 के आसपास, ठीक ना। देखिए, अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। बातचीत चैप्टर है, तो यदि हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वाक शक्ति हुआ बोलने की शक्ति, अर्थात हमारे अंदर यदि बोलने की शक्ति नहीं होती तो इस सृष्टि कैसी हो जाती? गूंगी। तो इस सृष्टि का, गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? तो इसका उत्तर होगा कि हम सभी मानव लुंज पुंज एक कोने में बैठे रहते और हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। स्पीच जो देते हैं स्पीच भी नहीं दे पाते, और जो मित्र आपस में गपशप करते हैं वो सब नहीं कर पाते। तो स्वाभाविक है, यदि हम बोलने की शक्ति अर्थात वाक शक्ति हमारे अंदर नहीं रहेगी तो यह सृष्टि गूंगी हो जाएगी। और इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होगा? हम सभी मानव, ये जो बात लिखा है मैंने, बस यही है आपकी किताब में, इसी पॉइंट को याद रखना है। अलग से जोड़िएगा अवश्य, लेकिन जो लिखा है वो तो बस लिखना ही है, याद भी करना है। हम सभी मानव लुंज पुंज, मतलब ज्यों त्यों, जैसे तैसे एक कोने में बैठा दिए जाते, अर्थात बैठे रहते, और हम सब अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते नहीं कर पाते, और स्पीच जो देते हैं, गपशप करते हैं, वो सब नहीं कर पाते। तो ये सब लिख दीजिएगा।
अंडरस्टैंड। चलिए आगे। बातचीत में कम से कम कितने आदमियों की ज़रूरत होती है? इस चैप्टर से मैंने सारांश निचोड़ निकाला है। तो एक क्वेश्चन बनता है, उसमें कहा गया है कि बातचीत में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो पूछता है क्वेश्चन की, यदि पूछेगा कि बातचीत में कम से कम कितने आदमियों की ज़रूरत होती है, तो बोल देना है। तो अकेला बातचीत नहीं होगी, 2 के अंदर होगी। अब देखिए, बातचीत हंसी नहीं, बातचीत की अंतिम सीमा क्या है? मुस्कुराहट से होठों का फर्क। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो कुछ ऐसा बात हम बोल देते हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो बातचीत की ऊपरी सीमा है। तो याद रखिए, बातचीत की सबसे अंतिम सीमा, सबसे ऊपरी सीमा है मुस्कुराहट, होठों का जो फर्क उठता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना है कि बातचीत की अंतिम सीमा है मुस्कुराहट से होठों का फर्क उठना। ओके, देखिए, स्पीच जो हम देते हैं, तो स्पीच का क्या उद्देश्य होता है? स्पीच का उद्देश्य होता है जो सुनने वाला है उसमें जोश और जुनून पैदा करना। स्पीच का मतलब होता है जो सामने सुन रहा है उसमें जोश, जुनून भर देना, ठीक ना, पैदा करना। और घरेलू स्पीच क्या? हाँ, हमें जो घर में घरेलू स्पीच जो होता है, हम सब बोलते रहते हैं, माता बहनें सब बोलती हैं। तो घरेलू स्पीच जो है वो कोई बातचीत नहीं हुआ, वो तो बस रमाने का, मन रमाने का ढंग है। घरेलू स्पीच क्या है? तो बोलना है घरेलू स्पीच मन रमाने, मतलब मन नहीं लगता है, मन कुछ में नहीं रमता, तो चलो हम सब बातें कर लेते हैं, कभी फोने पर हुए, फ्रेंड से गप कर ली या अपने रिश्तेदार से कर ली, तो ये सब घरेलू स्पीच हुआ। और घरेलू स्पीच क्या है? तो मन रमाने का ढंग। इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे, केवल स्पीच के बारे में, बातचीत के बारे में, कि 2 व्यक्ति किस प्रकार का बात कब करते हैं, 2 बुढ़ा बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, 2 लड़कों की आपस में बातचीत क्या होती है, 2 सहेली आपस में क्या बातचीत करते हैं, बस बातचीत का पूरा ब्यौरा इसमें सीखेंगे, ठीक है ना। तो उसी का निचोड़ मैंने क्वेश्चन आंसर कर रखा, उसे बस लिख कर आप याद कर लीजिए, समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, मैं सभी समझा दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बातचीत के जरिए क्या होता है? जब हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है? तो बातचीत के जरिए मवाद या धुआं, मतलब हमारे अंदर जो कचरा होता है, मवाद कहने का अर्थात कचरा, भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे चित्त अर्थात मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। जब हम बातचीत करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर जो मवाद या धुआं होता है अर्थात कचरा, वो भाप बनकर उड़ जाता है तत्पश्चात, जिससे क्या होता है? हमारा चित्त अर्थात हमारा मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, आंसर को लिखिए, याद कर लीजिए। किसे 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? एक हमारे व्यक्ति थे जिनका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, याद रखना है, रॉबिन्सन क्रूसो। उन्हें 16 वर्षों तक जंगल में शेर, भालू, गीदड़, बत्तख, कुत्ता, बिल्ली, इस सब के बीच उन्हें रहना पड़ा था रॉबिन्सन क्रूसो को। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। और 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने एक मनुष्य की आवाज़ सुनी। तो पूछेगा किस मनुष्य की आवाज़ सुनी? तो एक फ्राइडे थे, उन्हीं की आवाज़ सुनी। समझ गए? रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों तक मनुष्य का आवाज़ नहीं सुने, ना ही मुख देखे, और 16 वर्ष बाद सर्वप्रथम किस मनुष्य की आवाज़ सुनी? तो फ्राइडे। सभी ऑब्जेक्टिव है, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, किसने कहा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? एक हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति थे बेन जॉनसन बातचीत के जरिए बताते हैं कि बोलते हैं ना हम, तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बोलने से, मनुष्य कैसा है ये पता चलता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि किसने कहा बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन ने, याद रखना है, हाँ लिख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए, बातचीत के बारे में एडिशन का भी कुछ मत है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, एडिशन का क्या मत है? तो एडिशन का मत है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच संभव है। मतलब मेनली जो हम बातचीत करते हैं, तो असल जो बातचीत होती है 2 व्यक्तियों के बीच ही संभव है, क्योंकि 3 आ जाएगा तो हम अपने जो निजी वार्तालाप है वो हम नहीं कर पाएंगे।
तो असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है। अब देखो, एक नोट में पॉइंट लिखा है कभी कि 6 कानों की बात फैल जाती है। अर्थात मैंने कहा ना, एडिसन जी बोले ना कि असल बातचीत दो के बीच होती है, दो व्यक्तियों के बीच। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, और 3 व्यक्ति आया तो कितना कान हो गया? 6। तो 3 व्यक्ति आएगा तो वो बात जो फैल जाएगी। 2 व्यक्ति आपस में दिल खोल कर अपनी बात करते हैं ना, अपनी निजी बात बताते हैं, लेकिन 3 आया तो एक की बात उसे पसंद नहीं पड़ा, उसकी बात उसे पसंद नहीं पड़ा, तो ये जो है बात फैल जाएगा। तो इसे याद रख लीजिएगा कि 6 कानों की बात फैल जाती है, इसीलिए असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है। अंडरस्टैंड लिख लीजिए, देखिए अच्छी प्रकार से मैं, हाँ लिख लीजिए। अब देखिए, कहाँ के लोगों में बात करने का हुनर सर्वोत्तम है? यूरोप, आप तो नाम सुने होंगे, वहाँ देश यूरोप जो है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं ना, बात ऐसे करते हैं, लगते इतना मीठा, शुद्ध गोष्ठी, इतनी मधुर वाणी, मतलब कोई खराब बात भी बोलते होंगे तो बड़ा मीठा लगता है, क्योंकि वहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की कला, यूरोप के लोगों में बात करने की कला सर्वोत्तम है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वोत्तम है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये स्टार दे दीजिएगा कि कहाँ के लोगों में बात करने का हुनर सर्वोत्तम है, अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वोत्तम है, तो यूरोप के लोगों में। आगे बढ़िए। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? कभी अंत में कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना। समझ गए? बातचीत करने का यदि पूछेगा ऑप्शनल क्वेश्चन, सबसे उत्तम तरीका, तो बोलना है स्वयं से बात करना। अब देखो, बातचीत जो हम कर रहे हैं, बातचीत आखिर कहते किसे हैं? तो देखिए, जब 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति नहीं, असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होती है, तो जब 2 व्यक्ति दिल खोलकर प्रेम पूर्वक, जब 2 व्यक्ति दिल खोलकर प्रेम पूर्वक संलाप करते हैं, प्रेम पूर्वक अपनी बात रखते हैं, तो वह प्रक्रिया बातचीत कहलाती है। समझ गए? जब 2 व्यक्ति दिल खोल कर एकदम मन से अपनी बात, पूरी बात, निजी बात उसे बोलेंगे, वो इसे बोलेगा, और प्रेम पूर्वक संलाप करेंगे, तो वो बातचीत कहलाती है। कोई झगड़ रहा है तो वो बातचीत नहीं हुआ, मूर्ख के बीच बातचीत नहीं हो सकती, वो झगड़ता है। बातचीत होती है 2 अच्छे व्यक्तियों के बीच। तो बातचीत की परिभाषा लिख कर याद कर लीजिए। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन पूछेगा, यही सब है ही इस चैप्टर में, ध्यान से देखिएगा। 2 बुढ़े आपस में क्या बातचीत करते हैं? हाँ, मैंने कहा ना कि यदि 2 बुढ़े आपस में बातचीत करते हैं तो आप क्या करेंगे, सब इसमें सीखेंगे। देखिए, 2 बुढ़े के बीच अक्सर पुराने जमाने की बात होती है, और वर्तमान समय का वो विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं। उसकी बात जो होती है, वो बुढ़े की बात, 4 सच तो 10 झूठ होते हैं, और हमेशा वो अपनी बड़ाई करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, सब्जेक्टिव है कि 2 बुढ़ा यदि आपस में बातचीत करे तो क्या करेगा? तो पता है बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, पहले ज़माने के, बाबा आदम ज़माने की बात करते हैं, और अभी के ज़माने का खराब करते हैं। क्या कहते हैं कि अरे पहले ऐसा था, वैसा, अब कुछ है ही नहीं, अरे हम ऐसे थे, मतलब। और उनकी बात जो होती है पुराने ज़माने की होती है, उसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं, और वो हमेशा अपनी बड़ाई करते रहते हैं ना। आप गौर किए होंगे, तो इसे लिख कर याद कर लीजिए। असली तो याद ही होगा, पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार लिख कर याद कर लीजिएगा। अब देखिए, 2 सहेली की बातचीत क्या होगी? 2 सहेलियों के बीच की बातचीत का अनोखा अंदाज होता है। सबसे अनोखा अंदाज होता है जब 2 सहेली आपस में बातचीत करती है। ऐसा लगता है मानो रस का समुद्र उमड़ा आ रहा हो। मतलब 2 सहेलियों के बीच बड़ी प्रेम पूर्वक वार्ता होती है। ऐसा लगता है कि मानो रस का समुद्र, इतना प्रेम पूर्वक वार्ता होती है, बातचीत, कि लगता है रस का समुद्र उमड़ा आ रहा हो। तो कौन बातचीत करता है तो लगता है कि रस का समुद्र उमड़ा आ रहा है? तो 2 सहेली जब बातचीत करती है तो रस का समुद्र उमड़ा आ रहा हो, ऐसा लगता है। तो इसे याद कर लीजिए कि 2 सहेलियों के बीच की बातचीत का अनोखा अंदाज होता है। ऐसा लगता है मानो रस का समुद्र उमड़ा आ रहा हो, इतनी प्रेम पूर्वक वार्ता होती है। चलिए आगे। अब 2 बुढ़ी 2 बुजुर्ग महिला जब बातचीत करती तो क्या करेगी? देखो, 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य बिंदु जो होता है, बहू बेटी, सास,
बहू और बेटी से जुड़ी होती है। दोनों अपने अपने बहू बेटियों की बड़ाई या फिर शिकायत करती रहते हैं, इससे बात कभी कभी बिगड़ जाती है और लड़ाई होने लगती है। समझ गए? ये दो बुड्ढी जो आपस में बैठती है, बुजुर्ग महिला, क्या अपने सास बहू अपनी बेटी इस सब की चर्चा करती रहती है। वो बड़ाई किया, वो उसकी बड़ाई की, आपस में अपने अपने कभी शिकायत करती है अपने बेटी बहू की, कभी बड़ाई करती है। तो ऐसा होकर धीरे धीरे क्या होता है, बात कभी बिगड़ जाती है तो लड़ाई होने लगती है। ये सब बात होती है, इसे लिख देना है। चलिए अब दो लड़कों की बातचीत, अर्थात आप दो मित्र जो बातचीत करते होंगे तो क्या करते होंगे, इसे लिख देना है। लेकिन अब किताब के शर्त हो, देखिए दो लड़कों की बातचीत में अक्सर खिलाड़ियों या फिर अन्य लड़कों की बात होती है। मतलब कोई खिलाड़ी को, अरे ये खिलाड़ी ऐसा है, तुम्हारा खिलाड़ी कैसा है, मेरा खिलाड़ी बेस्ट है, इसी पर झगड़ पड़ता है। दो लड़कों की बातचीत में अक्सर खिलाड़ियों या फिर अन्य लड़कों, मतलब अन्य कोई विद्यार्थी है, अरे कुछ है ही नहीं है, हम ऐसे हैं वैसा है, उसकी बात होती है। यदि कोई पढ़ने में तेज है तो किसी के अदब ही नहीं करता। कोई पढ़ने में तेज है तो किसी का अदब नहीं करता। और जो बेदब है, मतलब जिसे कहते हैं डल, थोड़ा पढ़ने में तेज नहीं है, जो बेदब है वह झुक कर रहता है। समझ गए? तो इसे लिख कर याद कर लीजिए। ये लिख, और आप थोड़ा और भी जोड़ सकते हैं, मैंने कम लिखा है। दो लड़कों की क्या बातचीत होती है, अरे वो लड़का ऐसा है, हम ऐसे, हम पढ़ने में वो है, हम ये कर सकते हैं, ये सब बातचीत होती है। तो यही सब को लिख देना है भाई। हाँ चलिए आगे, लेकिन इतना तो एकदम लिखना ही है, ये तो इम्पोर्टेंट। आगे जोड़िए वो अच्छी बात है, किंतु इतना तो लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में किसका वर्णन है? इस पाठ में जो है ना, बातचीत की शैली, बातचीत कैसे की जाती है, कैसे सभी करते हैं, तो बातचीत की शैली का वर्णन है। इस पाठ में बातचीत की शैली का वर्णन है। देखिए आजकल के शुष्क पंडित क्या बातचीत करते हैं, हाँ आजकल जो पंडित होते हैं वो सब क्या बातचीत करते हैं, तो आजकल के जो शुष्क पंडित आपस में झगड़ते रहते हैं, आप देखते होंगे झगड़ते रहते हैं। इनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब बात करने की, बातचीत करने की कला नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। दिन भर या घंटे भर काँव काँव करते रहते हैं हम ऐसे, और केवल अपना बड़प्पन प्रकट किया करते हैं। तो यही सब बात है, लिख लीजिए कि आजकल जो पंडित आपस में बातचीत करेंगे क्या करेंगे, बस शास्त्रार्थ, अरे हम ऐसे हैं, वो कुछ है ही नहीं है, और हमेशा काँव काँव करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। और केवल अपनी बड़ाई प्रकट है, वो कुछ नहीं, हम ही हैं जो हैं, एक को हम द्वितीयो नास्ति, जो हैं, जो हूँ मैं ही हूँ। तो बस इसे लिखकर याद कर लीजिए कि आजकल के शुष्क पंडित आपस से नहीं, हमें आपस में झगड़ते रहते हैं। इनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बात करने की कला नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। दिन भर या घंटे भर काँव काँव करते रहते हैं और केवल अपना बड़प्पन प्रकट करते हैं, बड़ाई करते रहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत में कुछ सार गढ़ित हुआ मुख्य तथ्य या उद्देश्य होती है। मतलब कितने वर्ष के ऊपर वालों की व्यक्तियों में बातचीत जो करते हैं तो मुख्य तथ्य होता है, कुछ उद्देश्य से बात करते हैं। बूढ़ा बात करते हैं, बुढ़ी बात करते हैं, सहेली, तो कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन 25 वर्ष के ऊपर वाले जो हैं वो जब बातचीत करते हैं तो लगता है हाँ कुछ बातचीत हो रही है, कुछ अनुभव की बात कर रहे हैं। 25 वर्ष के ऊपर जो हैं और उनमें जब बातचीत करते हैं तो सार गढ़ित अर्थात उनकी बातचीत में मुख्य तथ्य और उद्देश्य होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत में कुछ सार गढ़ित अर्थात मुख्य तथ्य या मुख्य उद्देश्य होता है, तो 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत में कुछ उद्देश्य होता है, सार गढ़ित होता है। आगे 25 वर्ष से कम उम्र वालों में अनुभव की कमी होती है। ये पॉइंट याद रख लीजिए कि 25 वर्ष से जो कम है वो बातचीत करेंगे तो अनुभव की कमी होगी, लेकिन दिल बहल जाएगा। बच्चा तो जब बोलता है दिल नहीं, अनुभव नहीं है लेकिन दिल बहल जाता है, थोड़ा ताजगी रहती है। तो बच्चा आपस में बातचीत करता है, ताजगी रहता है ना, खेलता धूपता भी है। इनमें मिठास भी होता है बच्चे में, जीभ, ठीक है ना,
याद कर लीजिए कि 25 वर्ष से कम उम्र वालों में अनुभव की कमी होती है, लेकिन दिल बहला और ताजगी रहती है उनके बातचीत में, उनके बातचीत में मिठास भी होता है। ये सब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जीवा, जीव जो है वो कतरनी के समान होता है। ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है कि जीवा किसके समान है। कतरनी मतलब कैंची, वो हमेशा कुछ कुछ बोलते रहता है, इसलिए जीवा को कभी कतरनी कहते हैं। जीवा कतरनी के समान, कैंची के समान होता है। आगे देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो भारतेंदु युग, याद रखना भारतेंदु युग के हैं और आधुनिक काल के। तो पूछेगा किस काल के रचनाकार, तो आधुनिक काल। किस युग, भारतेंदु युग। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, मतलब अच्छा भाव हो, छल कपट नहीं हो, आत्मीयता। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, मतलब अपनापन ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, संयोगिता स्वयंवर एक रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। तो नहीं बोल देना है कि बातचीत पढ़ रहे हैं तो बालकृष्ण भट्ट का ही होगा। यही ऐसा क्वेश्चन अक्सर देता है और सभी फंस भी जाता है। आपको नहीं फंसना है और इसी तरह स्टार्ट कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। संयोगिता स्वयंवर रचना है किन की, तो श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास जी की है। अब देखिए अगला, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो रामचंद्र शुक्ल, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। भट्ट मतलब बालकृष्ण भट्ट को। अब देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो मैंने बताया यूरोप के लोगों में, ठीक है ना। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और है। बातचीत करने से क्या होता है, तो बातचीत करने से मन हल्का तथा प्रसन्न हो जाता है। मैंने बताया ना कि मन में जो मवाद रहता है, कचरा, वो सब भाप बनकर उड़ जाता है और मन हल्का प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब देखिए नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ को क्या कहते हैं। जब नाटक आप देखते होंगे होता है ना, उससे पहले कुछ प्रार्थना होता है, तो उसे कहते हैं नंदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसे नंदी पाठ कहते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो आपका पहला अध्याय मात्र 20 मिनट में समाप्त हो गया। आप पूर्ण रूप से लिखकर याद कर लीजिएगा, और यदि जहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो या फिर समझने में, थोड़ा वीडियो को पीछे कर करके देख लीजिएगा, लेकिन तब तक देखते रहिएगा जब तक कि समझ में नहीं आ जाए। मतलब आप बैठे तो पूरे सीख कर याद जाइए, ठीक है ना। 20 मिनट रहना है ना हो बस, तो पूरा लिख कर अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।